परमपिता परमात्मा के दिव्यांश दर्शकगण, सुधीजन, प्रिय मित्रों, आप सभी का अवस्थीज आयुर्वेद, एनाटमी, योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। और आज हमारे बीच में हमारी योगा ट्रेनर सुबोध यादव जी पुनः हैं और आज वह वृक्षासन को सिखाएंगी। तो पहले वो वृक्षासन करके दिखाएंगी। सुबोध यादव जी की तरफ फोकस कर रहा हूँ। हाँ सुबोध यादव जी, स्टार्टिंग फेस। हाँ चलिए, पहले तो प्रार्थना करेंगे तब बाद में उसको करेंगे, है ना। चलिए। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योमामृतं गमय। ओम शांति 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 हरि ओम। तो आज आप के किए जाने वाले आसनों के क्रम में पहले हम लोगों ने ताड़ासन किया है। जिन्होंने भी ताड़ासन का वीडियो नहीं देखा है वो फिर से चैनल के माध्यम से जुड़कर देखें। इसी क्रम में आज हम दूसरा आसन का अभ्यास करेंगे, वृक्षासन का। प्रारंभ करते हैं। ये फाइनल पोजीशन है, इसमें काउंटिंग करते हैं और या सेकंड्स यहीं से गिनना चालू करते हैं। शुरू में 5 सेकंड या बहुत कमज़ोर साधक है तो 2 सेकंड, इस तरीके से बढ़ते हुए 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड और 1 मिनट या 2 मिनट। वैसे 2 मिनट तक का विधान है क्योंकि बहुत सारे आसन करते हैं और ज़्यादा देर भी कर सकते हैं। तो पुनः आप जो है विश्राम की अवस्था में आ जाएँ। तो ये एक आधा हुआ। अब दूसरे पैर से करेंगे तो पूरा फुल होता है, क्योंकि एक बार एक पैर और एक बार दूसरा पैर। ये मूलाधार चक्र के पास, मूलाधार पे यानी कि पेरिनियल रीजन में एड़ी को लगाते हैं, दूसरे पैर पे रखा और लेटरल साइड से लेते हुए आर्म को ऊपर किया और ऊपर हाथ जोड़े स्काई की तरफ। देखिए स्काई की तरफ, ये स्काई हम आपको दिखा रहे हैं। आज का मौसम बहुत अच्छा है और चारों तरफ बादल है और छोटी छोटी बूंदें भी आ रही हैं जो कैमरे में शायद दिख रही होंगी। और ये जो दृश्य है तो उसमें ये अभी उसी आसन की पोज में हैं। तो इस तरीके से वो स्थिर हैं। अब पुनः विश्राम में आ जाइए। अब सुबोध यादव जी खुद बताएंगी, उनके शब्दों में सुनिए, क्योंकि वो योगा ट्रेनर हैं, इंटरनेशनल योगा ट्रेनर हैं और योग की ट्रेनिंग भी देती हैं। व्यक्तिगत रूप से अगर किसी को ट्रेनर चाहिए तो वो संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले हम दोनों हाथ को अंजलि मुद्रा में इधर रखेंगे, नाभि के पास में। धीरे धीरे हाथों को, बहुत ही धीरे धीरे अपने हाथ को कंधे की सिधाई में लेकर आएंगे। हाथों को पलट देंगे, धीरे से कंधे के ऊपर ले जाएंगे और धीरे से नीचे ले आएंगे। पहले अपने मन को शांत करेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। धीरे से बैलेंस बनाते हुए पैरों को उठाएंगे। जो पहले अभ्यास शुरू कर रहे हो पहले अपने पैर को इतने पे उठाकर, थोड़ा आवाज़ तेज़ करिए क्योंकि दूर से आवाज़ इसमें कम आती है। थोड़ा तेज़ी से बोलिए। सबसे पहले जो नए अभ्यासी हैं वो धीरे से अपने पैरों को उठाएंगे, थोड़ा पैर उठाएंगे और अपने आप को स्थिर करेंगे।
बैलेंस करेंगे, अपने आप को इतने पे ही बैलेंस करेंगे। फिर धीरे धीरे अपने हाथ से पकड़कर पैरों को सेट करेंगे। पैर पेरिनियल रीजन में। हाँ, पेरिनियल रीजन में सेट कर लेंगे। उसके बाद अपने आप को यहाँ पे स्थिर करेंगे। धीरे धीरे जब यहाँ स्थिर होने के बाद ही धीरे धीरे आप अपने हाथ को उठाएंगे और पूरा ध्यान सामने की ओर, ना नीचे देखेंगे ना ऊपर देखेंगे, सीधा सामने किसी एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए अपने बैलेंस को मेंटेन करेंगे। शुरुआत में 5 सेकंड तक गिनती गिनकर होल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे आपके अभ्यास बढ़ने के साथ साथ इसको आगे देर तक 10 सेकंड 15 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथ को ऊपर खींचे रहेंगे, श्वास समान कर लेंगे, अपने आप को स्थिर किसी एक ध्यान पर केंद्रित करेंगे। चेहरे पे हल्की मुस्कान, शरीर में किसी प्रकार का तनाव टेंशन नहीं। सुख की अनुभूति करेंगे, आनंद की। धीरे से फिर से धीरे धीरे जिस स्थिति में हम जाएंगे उसी स्थिति में आने का प्रयास करेंगे और फिर से धीरे से पैरों को हटा लेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से दूसरे पैर से करेंगे। फिर इसी पोजीशन से दोनों पैर से करना ज़रूरी है। पहले सेट करेंगे, धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएंगे बैलेंस बनाते हुए, पूरा स्ट्रेच करेंगे, ना नीचे देखेंगे ना ऊपर, सामने की ओर। तो मैं बता दूं कि ये मुख्य रूप से शारीरिक और मानसिक संतुलन का आसन है। और जैसे कि पहले जो ताड़ासन बताया वही सारे लाभ इसमें भी हैं और उससे कुछ अधिक हैं, क्योंकि इसमें एक पैर के ऊपर बैलेंस बनाया जा रहा है। और इसमें जो है सेरिबेलम, क्योंकि हमारा संतुलन का कार्य मस्तिष्क के सेरिबेलम या लघु मस्तिष्क से होता है, तो उसका विकास होता है और उसमें सुधार आता है। तो उसको देखिए, तो उसमें लाभ होता है। उसी से शारीरिक और मानसिक इसलिए क्योंकि आप जो है मन को शांत करेंगे, जैसा कि हमारी योगा ट्रेनर ने कहा, और जो है उससे जो है लाभ मिलेगा। और जो हाइट को बढ़ाने के लिए है, जैसे ताड़ासन से भी बढ़ता है, तो इसमें भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरीके से करते हैं। ताड़ासन में जिस तरीके से, तो ताड़ासन में थोड़ा ऊपर की तरफ पंजों को भी खींचते हैं, तो ताड़ासन में लंबाई बढ़ने वाला गुण इसकी अपेक्षा ज़्यादा है। और जहाँ तक है पैरों को मजबूती, जिस टाइम एक पैर के ऊपर खड़े हो रहे हैं तो उस समय जो है उस पैर के ऊपर ज़्यादा वज़न डालने से उसकी बैलेंसिंग पावर और उसकी शक्ति ज़्यादा बढ़ती है। तो इस तरीके से ये चीज़ समझें तो ये चीज़ मानसिक शक्ति बढ़ेगी और शारीरिक शक्ति बढ़ेगी। ये मन और शरीर दोनों में शक्ति दे रहा है। और जैसे तो इसे कहते हैं साइकोसोमेटिक, तो साइकोसोमेटिक पावर्स आपकी बढ़ेंगी। और तो एक तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि जो मांसपेशियों की बात करें तो एक है हमें को खड़े करने के लिए, खड़े होने की स्थिति में एनाटॉमी के हिसाब से इलियोटिबियल ट्रैक्ट वो लाभ जो है फ़ायदा करता है, उससे जो बैलेंस बनता है। और दूसरी चीज़ ये है कि पैर की जो काफ मसल्स हैं उनमें मजबूती आ रही है। और लेग की, जैसे मैंने बताया था, थाई रीजन में जो है 3 क्वाड्रेंट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक एंटीरियर में क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल है जिसके 4 सेप्स हैं, मतलब 4 उसकी भाग हैं। और जो है पोस्टीरियर साइड पे हेमिस्ट्रिंग्स हैं और मीडियल साइड में जो है एडक्टर मसल्स हैं, तो उनको शक्ति मिलती है। और हाथ को जब हम ऊपर करते हैं, हाथ की एक्सरसाइज हो रही है, तो जॉइंट्स में मूवमेंट आ रहा है, ये तो उसके लाभ मिलेंगे। शोल्डर जॉइंट पे आ रहा है, जो शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट हो रहा है। और गर्दन सीधी रख रहे हैं तो गर्दन में स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल हैं और मसल्स हैं, उनको जो है स्थिरता मिलती है, बल मिलता है और जो है मन को शांति मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब योगासन आप कर रहे होते हैं तो मस्तिष्क में जो
पॉजिटिव हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन, डोपामीन, ये सब जो है सिक्रीट होते हैं, जिससे आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है। इसलिए ये सारे अभ्यास खाली इसी अभ्यास के रेफरेंस में नहीं कह रहा हूँ। जब आप कोई अच्छी चीज़ करते हैं, नई चीज़ करते हैं, तो ये हार्मोन बॉडी में सिक्रीट होते हैं और उससे जो है आपको आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से हमारी योगा ट्रेनर जो है सुबोध यादव जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब भी किया और करके दिखाया। और ये जो है आप वीडियो बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन मैं फिर से अपनी योगा ट्रेनर जो है सुबोध जी से कहूँगा कि एक राउंड फिर से करके दिखाएंगी। पहले उन्होंने हाथ देखिए जोड़े, पैरों को पंजों को मिला के रखा है। देखिए थोड़ा धीरे धीरे करेंगे क्योंकि मैं डिस्क्राइब करता चल रहा हूँ। दोनों पैर के पंजे मिले हुए हैं, उनमें गैप नहीं है, समानांतर हैं और आगे पीछे नहीं हैं, बराबर की दूरी पे हैं। हाथ हथेलियों को देखिए, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखी है और ऊपर वाली हथेली आसमान की तरफ है। और इस तरीके से एल्बो जॉइंट पे देखिए थोड़ा सा जो है फ्लेक्सन हुआ है और देखिए रिस्ट जॉइंट पे भी थोड़ा फ्लेक्सन है और शोल्डर जॉइंट जो है एडक्ट हुआ है थोड़ा सा। तो ये तीनों जॉइंट के ऊपर जो है मूवमेंट है। तो ये स्लाइट मूवमेंट आया तो ये उनको, और जो उनको ये मूवमेंट जो मसल्स करा रही हैं तो उनको एक शक्ति मिली, बल मिला। अब आगे के स्टेप पे आइए। देखिए धीरे धीरे उन्होंने लेटरल साइड पे हाथों को फैलाया, ये हाथों को फैलाना चालू किया और 90 डिग्री। अब रुक जाइए ज़रा सा, ये जब 90 डिग्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, सीधे यहाँ से नहीं उठता। अब इनको अपने हाथ को आगे लाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो है, एक मैं एनाटॉमी का पॉइंट बता दूँ कि जो यहाँ पे ह्यूमरस बोन होती है उस पर ग्रेटर ट्यूबरकिल होता है और लेसर ट्यूबरकिल। तो ग्रेटर ट्यूबरकिल जो है ये 90 डिग्री का स्टेम है, जो है एब्डक्शन है। इससे ऊपर एब्डक्शन जो है युवाओं में नहीं होने देता, बच्चों में तो होने देता है लेकिन जो युवाओं में जो है नहीं होने देता, इसलिए सीधे वहाँ तक नहीं बढ़ पाता, फंस जाता है हाथ। तो इसको यहाँ से जो है फिर से करके दिखाइए कैसे किया आपने। ये इस पोजीशन पे तो लाए, फिर इसको आगे की तरफ लाए, हथेलियों को आगे लाए और घुमाया और जो है आसमान की तरफ हथेलियों किया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और तब उसको जो है ऊपर की तरफ ले गई हैं। तो ये एनाटमी है यहाँ पर, उसके बिना ऊपर हाथ जाएगा ही नहीं। और ये देखिए ऊपर दोनों हथेलियों को इन्होंने सामने किया और फिर नीचे की तरफ लाई और ये नीचे की तरफ पैरों की तरफ लाती जा रही, एंटीरियर ला करके और सीधे थाई के पास लगाया। एक लेग को उठाया, एंकल जॉइंट से पकड़ा, पेरिनियम यानी कि मूल में लगाया। दूसरे साइड की जो थाई है उसका जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर तक जो जड़ तक जैसे पैर है, तो जहाँ तक वो जा सकता है वहाँ तक प्रयास करेंगे और वहाँ पे एड़ी को लगाएंगे। और देखिए हाथों को इन्होंने फिर उठाया, लेटरल साइड से एब्डक्शन करते हुए उसी तरीके से चलें और फिर से वो जो है अब हाथ जोड़ेंगी और ये उन्होंने हाथ जोड़े और देखा वो प्रत्येक स्थिति में सामने ही रही हैं, ऊपर आसमान की तरफ हाथ जोड़ लिए हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि आदमी जिस भी इष्ट देव में वो ध्यान रखता है, तो इष्ट देव का नाम लेते ही मोर बोलने लगे। आप भगवान कृष्ण में अगर ध्यान रखते हैं तो उनका, शिव में रखते हैं तो उनका, और अगर वो कोई दूसरे धर्म का है तो वो उस धर्म का कोई ना कोई मंत्र या स्मरण या चित्र का ध्यान करता है, जिससे कि उसमें मन में शांति आती है। तो जो और मंत्र पढ़ते हुए ध्यान जो योगासन करते हैं, योगा ट्रेनर साहब आप भी समझ लें तो ये सबको बताएंगे, उस टाइम इसके ज़्यादा प्रभाव मिलते हैं। क्योंकि योग का एक अर्थ है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना। आत्मा आनंद में आनंद है और परमानंद जो है वो ईश्वर में है। तो ईश्वर वे जो परमानंद है, तो आनंद से परमानंद की ओर हम बढ़ते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम केवल एक आनंद की स्टेज में हैं और एक है परमानंद। तो हमारे गुरुजी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी ने बताया कि ईश्वर में कितना आनंद है, वो वाला हमारा वीडियो देखें। आनंद के ऊपर एक वीडियो अलग से है कि आनंद का स्वरूप क्या है, उसको देखें, पढ़ें और देखें। तो एक साइड से किया, अब वो फिर हाथ नीचे की तरफ ला रही हैं और वो पैर की तरफ आई और पैर को धीरे से हटाया वहाँ से और फिर सामान्य स्थिति में आए। तो ये जो उन्होंने पैर को बिल्कुल पैरेलल मिला लिया है, फिर से उस पोजीशन में आई कि हाथों को जो है मिलाया और ध्यान मुद्रा में, और जो है इसी तरीके से होता है। और अब वो फिर से फैलाएंगी। अब ये दूसरे साइड के लिए करने को चल रही हैं और ये उन्होंने वहाँ से 90 डिग्री पे घुमाया ऊपर
रोटेशन दे दिया 180 का, और 180 का रोटेशन दे के और फिर देखिए हथेलियों को ऊपर करके और फिर नीचे ला रही हैं, और इस तरीके से लाएंगी क्योंकि अब उन्हें दूसरे पैर को उठाना है। दोनों ही हाथों को समानांतर लाते हुए थाई पे लाए और थाई के पास से फिर लेग को उठाया, जिस साइड का उठाना है, और एंकल जॉइंट के ऊपर से ज़रा सा जो है लेग को पकड़ा और पेरिनियम रीजन में अधिकतम जहाँ तक ले जा सकते वहाँ ले जाके लगा दिया। अब हाथों को ऊपर के उठाते हुए और प्रणाम की मुद्रा में, इसे कहते हैं प्रणाम, तो इसमें जो है स्काई की, आसमान की तरफ, आकाश की ओर जो है अनंत आकाश, उसी वो की तरफ ले गए और हाथ जोड़ा और ध्यान की मुद्रा में हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं। जो भी मन में जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको आप नमस्कार कर रहे हैं और योग भी कर रहे हैं, और तब आपके ब्रेन में जो है पॉजिटिव हार्मोन सिक्रीट होंगे। कहा जाता है जो हम सोचते हैं वैसा ही हो जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। तो जैसा हम सोचेंगे ब्रेन में वैसा होगा। तो हम अच्छी बातें सोचेंगे तो अच्छे हार्मोन सिक्रीट होंगे और बॉडी स्वस्थ होगी। तो आप स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहे हैं स्वस्थ होने के लिए। और ये एक डिस्क्लेमर पॉइंट है कि ये जो आसन आप देख रहे हैं तो हर कोई नहीं लगा सकता है। कुछ लोगों की कमज़ोरी होती है पैरों की या किसी चीज़ की, तो वो किसी ना किसी का आप सहारा लेंगे, किसी न किसी चिकित्सक अथवा जो है योगा ट्रेनर, योगा टीचर जब आपको प्रेस्क्राइब करेगा उन्हीं आसनों को करेंगे। खाली वीडियो देख कर के नहीं करेंगे और उसके संरक्षण में करेंगे। यानी कि बगल में जब आप शुरुआत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपके साथ कोई ना कोई योगा इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। और अगर बनारस में हैं और आपके पास कोई योगा इंस्ट्रक्टर नहीं है तो डॉक्टर जो है सुबोध जी हैं, और वो उनको जब आप फ़ोन करेंगे तो वो अपने अगर उचित समझेंगी तो उनको वो अटेंड करेंगी और उनको वो ट्रेनिंग देंगी। तो कुछ दिनों आप जब उनके साथ अभ्यास करेंगे तो आपको परफेक्ट नॉलेज होगी और पूर्णतः जैसा वो अच्छी तरह से कर पा रही हैं कि तो आप भी कर सकेंगे। ऐसा उनके कई जिनको उन्होंने ट्रेंड किया है उन लोगों ने मेरे को व्यक्तिगत रूप से बताया है। उन्हीं की रिकमेंडेशंस पे हमने इनको यहाँ पर अपने चैनल पे स्थान दिया है, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट योगा ट्रेनर हैं। और वो आप देख भी रहे हैं कि वीडियो से आप दूसरे जो वीडियो होंगे योगा के उनको आप देख रहे होंगे, और तो उनमें अंतर को समझें। यहाँ पे विधिवत रूप से आपको बताया जा रहा है, उसको सीखने का प्रयास करें, एनाटॉमी की दृष्टि से और योग की दृष्टि से और चिकित्सा की दृष्टि से। तो मानसिक संतुलन को बनाने वाला ये आसन है, और शारीरिक संतुलन को तो दोनों का बैलेंस कहते हैं, उसी को कहते हैं बैलेंसिंग, क्योंकि एक पैर के ऊपर सारे के सारे वज़न को बैलेंस करना है। तो किस तरीके से कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप जब दोनों पैरों पे अलग अलग कर रहे हो तो बराबर का समय ना निकाल पाएँ। उसका मतलब है तो ब्रेन से बैलेंस होता है, तो उससे ये पता चलता है कि आपका ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है कमज़ोर है का अपेक्षाकृत। इसीलिए वाम भाग जो है बताया जाता है कि बॉडी का पार्ट है। अगर तुलना देखें हाथ के जैसे काम की देखें और तो सामान्य रूप से सामान्य व्यक्तियों में दाहिने हाथ में ज़्यादा शक्ति होती है, बाम में कम। और कुछ जो लेफ़्ट हैंडर होते हैं उनकी लेफ़्ट हैंड पे ज़्यादा शक्ति होती है और दाहिने में कम। तो ये तुलनात्मक रूप से होता है। और कुछ लोग ये भी आज योग के माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि दोनों हाथ से वो सेम स्पीड में लिख लेते हैं बोर्ड पे। ऐसे भी वीडियो और ऐसे भी देखे हैं। जो वीडियो जब बन रहा होता है तो वो तो बिल्कुल सत्य होता है। तो कई वीडियो हमने ऐसे देखे हैं। तो आप जो सुबोध यादव जी बताइए, एक व्यक्तिगत प्रश्न, आप लेफ़्ट हैंडी हैं कि राइट? लेफ़्ट हैंडी। तो देखिए लेफ़्ट हैंड जिनका होता है तो वो उनमें इड़ा नाड़ी प्रधान है। और इड़ा नाड़ी के क्या फंक्शंस हैं मैं संक्षेप में बताऊंगा, इस पर पूरा एक लेक्चर हम लेंगे। इड़ा नाड़ी ज्ञान की नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, शांत नाड़ी है। तो इससे एक तो शांति, काम एंड कूल होते हैं। तो उस व्यक्ति का जो लेफ़्ट हैंडी होगा वो एक तो शांत होगा, उसका जो नेचर होगा उसमें आक्रोश गुस्सा जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो गुस्सा आक्रोश या जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन होता है वो पिंगला नाड़ी प्रकट करती है। और इड़ा नाड़ी जो है कला का प्रदर्शित करती है। ब्रेन में जो पार्ट है इड़ा नाड़ी का वो राइट हेमिस्फीयर ये क्रॉस कर जाता है। आपका जो वाम पार्ट है उसको कंट्रोल जो है दाहिना पार्ट ब्रेन का कर रहा होता है, और दाहिने पार्ट को वाम, उसका कभी मैं चित्रों से और वैज्ञानिक विश्लेषण करूँगा। तो उस तरीके से ब्रेन से कंट्रोल होता है, तो अपोजिट कंट्रोल होता है। तो
तो क्रॉसिंग होती है फाइबर्स की, नर्व फाइबर्स की मेडुला ऑब्लंगाटा पे, तो वो एनाटॉमी का पॉइंट है। तो इस तरीके से तो जो वाम लेफ्ट हैंडी हैं, ईड़ा नाड़ी जिनमें प्रधान है, उनमें रचनात्मकता ज़्यादा होती है, कलात्मकता ज़्यादा होती है। ये जो है शास्त्रीय उल्लेख के आधार पर बता रहा हूँ, यहाँ श्लोक नहीं बता रहा, उसका भावार्थ बता रहा हूँ कि वो लोग, उनमें कला प्रधान वो लोग होते हैं ईड़ा नाड़ी से। ईड़ा नाड़ी से हमको विभिन्न कलाओं में हम जो है एक्सपर्ट होते हैं। तो वो आप कला देख ही लीजिए कि वो सामने नज़र आ रही है, कितना अच्छा वो योगा कर पा रही हैं, और जो है आपको सिखाएंगी भी अगर आप सीखना चाहेंगे। तो इस प्रकार से जो है सुबोध जी ने ये आसन किया, और इसमें जो है मैंने चिकित्सकीय लाभ भी बता दिए कि शारीरिक और मानसिक बैलेंस मुख्य है, और मांसपेशियों को मजबूत करता है, लेग की, और जो है स्पेशली थाई के रीजन में जब लगाया है उसको, तो थाई रीजन की करेगा और लेग रीजन की करेगा। तो उन मसल्स के हम नाम बता चुके हैं आपको। तो इस तरीके से ये है। तो अब एक बार वो जो है फिर से मैं पास में आऊँगा और वो फाइनल पोज करेंगी, और फिर मैं चारों तरफ से रोटेट करके दिखाऊँगा, जिससे वो स्थिति को समझ सकें, जैसा कि हम लोग हर वीडियो में करते हैं। तो ये उन्होंने लगाया, तो अब मैं पीछे से दिखाऊंगा इसको कि किस तरीके से पोजीशन है, लेटरल साइड से और पोस्टीरियर साइड से भी हम दिखाना चाहेंगे। तो इस तरीके से हम जो है जिस तरफ से इन्होंने किया है, उस जो लेग उठा है उस साइड पे हम घूमेंगे और दिखाएंगे। तो ये जो है ये हाथ ऊपर उठे हैं, देखिए बॉडी की पोजीशंस क्या हैं। पोस्टीरियर साइड से तो कमर सीधी है, और चेस्ट भी ये सब अलाइनमेंट है, नेक का, हेड का पूरा जो है एक खम्बे की तरह जैसे सीधा होता है उस तरीके से सीधा है। तो इस तरीके से हम पीछे के साइड पे आ गए। अब हम पूरा एक राउंड ले रहे हैं। देखिए ये फाइनल स्टेज है। फाइनल स्टेज में किस तरीके से बॉडी रहती है, शरीर रहता है, और वो उसी तरीके से आपका भी होगा। जो साथ में ट्रेनर होगा वो इस चीज़ों को देखेगा, और जहाँ पे गलत हो रहा होगा वो उसमें सुधार कराएगा, और आपका बैलेंस बिगड़ेगा तो तुरंत पकड़ लेगा। इसलिए ट्रेनर का तो ये महत्व है, कहीं आप एकदम से गिर ना पड़े और आपको चोट ना लग जाए। तो ये सब ट्रेनर उस चीज़ को संभालता है, और जितना आप एक्शन कर सकते हैं उतना ही ट्रेनर करवाता है। तो इस तरीके से इस पोजीशन को देखें। तो ये फाइनल पोजीशन लगी। तो अब मैं चाहूँगा कि कुछ शब्द योगा ट्रेनर भी दें। आप जब विश्राम की अवस्था में आएँ, आप ये बताइए सुबोध यादव जी कि इसमें मुख्य रूप से आपने तो इतने लोगों को ट्रेनिंग दी है और इतने वर्षों से आप कर रही हैं, एक साधक हैं, तो कौन कौन सी जो सामान्य जो शुरुआती दौर में लोग जो सीख रहे होते हैं उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं, कहाँ कहाँ वो गलत कर सकते हैं, और सावधानियाँ उन्हें क्या रखनी चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब प्रिकॉशंस। तो जब कोई व्यक्ति इस आसन को करने चले तो उसे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। पहला प्रिकॉशंस तो यही है कि चिकित्सक अथवा जो है योगा इंस्ट्रक्टर का होना ज़रूरी है। उसके बिना हमारा चैनल ये एडवाइस नहीं देता कि उसके अतिरिक्त आप करें, और अगर आप करते हैं कोई आपके साथ दुर्घटना होती है तो ये चैनल जिम्मेदार नहीं है। जी सर, बिल्कुल सही। क्योंकि ये केवल हम लोग दिखा रहे हैं, और ये कोई हम किसी को एडवाइस नहीं कर रहे हैं कि आप इसे ऐसा करें या कैसा करें। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई भी आसन, जैसे औषधि नहीं ली जाती है उसी तरीके से ये आसन है। बिल्कुल सही सर। मैं ये बताना चाहूँगी, पहले सबसे जैसे सर ने बताया कि बिना जैसे किसी भी डॉक्टर के परामर्श के बिना हम कोई दवाई नहीं लेते हैं, उसी तरह हमें कोई भी योगा नहीं करना कि किसी का देखकर, किसी की आसनों को देखकर, किसी के यूट्यूब चैनलों को देखकर, या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम से देखकर आप हाथ जोड़ लें, उत्तेजित होकर हम जो है उसको करें। इसी के साथ मैं कुछ सावधानियाँ बताने चाहूँगी। जैसे कि कुछ सामान्य लोग जब स्टार्ट करते हैं, जब योगा अभ्यास स्टार्ट करते हैं, वृक्ष तेज बोलिए थोड़ा सा, योगा अभ्यास स्टार्ट करते हैं, तो उसके साथ वो क्या करते हैं, अपने हाथ से तुरंत पैरों को ऐसे रख के और स्टार्ट कर देते हैं वृक्षासन। ये सबसे गलत तरीका है। आप पहले आपको अपने आप को स्थिर करिए, सामान्य करिए, स्टेबल करें, श्वास समान करिए, अपनी बॉडी को कंट्रोल करिए, मन को कंट्रोल करिए। तो आपने जब श्वास की बात की तो श्वास की स्थिति क्या रखी जाती है? किस टाइम सांस अंदर लेना है, किस टाइम सांस बाहर लेना है? खड़े होंगे किसी भी सावधान पोजीशन में, जब हम खड़े होंगे किसी भी आसन को करने जाएंगे, तो पहले सबसे हम
अपनी सांस को समान रखेंगे, श्वास को समान रखेंगे और किसी भी आसन मतलब उसकी गति समान रखेंगे, सामान्य रखेंगे। ना तो बहुत गहरी सांस लेंगे ना बहुत हल्की सांस लेंगे। हाँ, ना सांस और किसी भी आसन में सांस को भरकर रोकना नहीं है, इससे हमें चक्कर आने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इसलिए हमें सांस भरकर रोकना नहीं है। सांस तो आप कह रही हैं कि सांस को रोक के यानी कि कुंभक की अवस्था में, दूसरे शब्दों में हम उसे सांस के रोकने को कुंभक कहते हैं योग में। तो सांस को रोकना नहीं है, सांस लेते रहना है, या तो इंस्पिरेशन फेज में रहें, या तो अंदर सांस ले रहे हो या निकाल रहे हो। तो अंदर लेने और निकालने का क्या नियम है इस आसन के संदर्भ में? जी, पहले सबसे जो सावधानी है वो हम डायरेक्ट ऐसे करके पैर करके ऐसे नहीं करेंगे। किसी भी आसन में जाने का तरीका होता है, एक सिस्टमैटिक तरीका होता है। उस सिस्टमैटिक तरीके से हम अपनी बॉडी को धीरे धीरे, जल्दी भी नहीं कि बहुत जल्दी में, धीरे धीरे बहुत ही आराम से अपने मन को जितना आप शांत कर सकते हैं करें। उसके बाद धीरे धीरे एक सिस्टमैटिक पोस्चर में किसी भी आसन को जाएं और आएं। जिस स्थिति में आप जाएं उसी स्थिति में आएं। उसी के साथ साथ सांस भरते हुए धीरे धीरे पैर को, मतलब सांस आप इस टाइम जो है भर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, जिस टाइम पैर को उठा रहे हैं तब आप सांस ले रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे सांस भरेंगे, फिर से श्वास को छोड़ दीजिए, फिर से श्वास, फिर सांस निकाल दी, हाँ, फिर श्वास भरते हुए फिर सांस भरते हुए फिर हाथों को ऊपर ले गए, पूरी श्वास भर लीजिए। पूरी सांस भर ली। अब यहाँ पे श्वास को सामान्य करेंगे। फिर सांस को हम एक रेगुलेट करेंगे, सामान्य अवस्था में लाएंगे, जैसा कि बिना आसन के जैसे ले रहे थे, श्वास समान कर लेंगे। भर के ना तो रोक, मतलब लेते भी रहेंगे, निकालते भी रहेंगे, लेते रहेंगे, निकालते रहेंगे, जितनी देर भी इसमें हम स्थिरता दे रहे हैं फाइनल स्टेज में। इसलिए क्योंकि श्वास भर के रोकने से या श्वास छोड़कर रोकने से हमें चक्कर की स्थिति हो सकती है, क्योंकि अभी हम नए योगाभ्यास में। हाँ, तो जो कुंभक लगाएगा उसको चक्कर आ सकता है, वो गिर पड़ सकता है। तो वो गिरने इसलिए सांस लेते रहना है, ऑक्सीजन की कमी ना हो। और ख़ास करके कोविड-19 के पीरियड में जो लोग अभ्यास कर रहे हैं, अगर वो ये अभ्यास कर रहे हैं और सांस कुंभक साथ में लगा लिया तो वो गिर सकते हैं, तो वो कहेंगे योगा गलत है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन किया है सुबोध जी ने। और आगे क्या करेंगे? श्वास को छोड़ते हुए, जब भी हम किसी भी आसन में रिलैक्स होंगे तो श्वास को छोड़ते हुए धीरे से वापस आएंगे, फिर पैरों को भी रखते हुए श्वास को छोड़ेंगे, फिर इस गति में फिर से सामान्य श्वास लेने लगेंगे, फिर सामान्य सांस लेंगे और फिर इसी को जो है दूसरे पैर से करेंगे दूसरे पैर से करेंगे। और उसमें वही सारी प्रक्रिया करेंगे। तो ठीक है, तो ये आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। इसकी सावधानी भी बताई कि जर्क के साथ नहीं करना है, बहुत स्लो करना है और सारे स्टेप्स को करना है। एकदम से स्टेप्स की जंपिंग भी नहीं करनी है और स्पीड भी नहीं करनी है, जिससे और हर स्टेप जैसे ही चेंज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भी परिवर्तन कर रहे हैं, तो अपने बैलेंस को बनाते हुए, ऐसा नहीं कि हम अभी बैलेंस पे कंसंट्रेट किए नहीं और बैलेंसिंग हुई नहीं और दूसरा स्टेप पे हाथ को बढ़ा लिया, पैर को बढ़ा लिया, तो गिरने का डर हो सकता है। तो कहने का सारांश इनका यही है। और कुछ कहना चाहेंगी? जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें कंपटीशन लेवल के लिए या जो एडवांस लेवल के लिए भी प्रैक्टिस कर, वो इनके लिए वृक्ष आसन। हाँ, तो बिल्कुल ये बताइए, क्योंकि आपने तो गोल्ड मेडल कई नेशनल इंटरनेशनल जीते हैं, तो उन साधकों को भी बताएं जो बच्चे स्कूलों में, छोटी क्लासों में, बड़ी क्लासों में, +2 लेवल पर, BA MA सभी में ये आज योगा का अभ्यास, जो CBSE या SSC बोर्ड हैं जो वो भी हैं, तो वो स्पेशल हॉबी क्लास के रूप में एक अलग से योगा इंस्ट्रक्टर रखते हैं, जहाँ कोर्स भी या सिलेबस में नहीं भी है, और वो बच्चों को हॉबी में चेस का है, क्रिकेट का है, फुटबॉल है, इसी तरीके से योगा को रखते हैं। तो ऐसे जो जिन्होंने योगा को चयन किया है उनके लिए, हाँ, आप कुछ कहना चाह रही थी, बताइए। जो बच्चे कंपटीशन लेवल, प्रतियोगिता स्तर के लिए राज्य स्तरीय, पहले तो वो अपने स्कूल में करेगा, फिर ज़िले में करेगा, फिर राज्य में करेगा, फिर देश पे करेगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, जो भी मतलब कंपटीशन लेवल के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए लेग बैलेंस में सबसे इनिशियल बेसिक आसन है वृक्षासन। इसको आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप एडवांस लेवल के आसनों पे और अच्छा बढ़ सकते हैं और अच्छी कमांड पा सकते हैं और अच्छा बैलेंस बना के आप मेडल अपने हासिल कर सकते हैं। तो मैं तो प्रोफेसर हूँ, तो मैंने जो आपका एक्सप्लेनेशन का तरीका देखा और सुना, तो बहुत से योगा ट्रेनर सारे पॉइंट डिस्क्लोज़ नहीं करते। आपने सारे पॉइंट डिस्क्लोज़ किए हैं, क्योंकि आप निष्काम भाव से कर रही हैं, इसलिए आपको ईश्वर सफलता प्रदान करे, जो भी आपकी मनोकामनाएं वो पूर्ण करें। और इस जो भी साधक आपको फॉलो करेगा, आपसे ट्रेनिंग लेगा, निश्चित ही वो कुछ ना कुछ तो प्राइज़ पाएगा, क्योंकि आपका जो मैंने देखा तरीका पर मतलब सिखाने का
और जो एक्सप्लेन करने का और जो स्टेप्स ले रही हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब ये तो सावधानियाँ हो गई। तो योग में आप लोग को योग की दृष्टि से क्या बताया गया कि किस किस मतलब कोई भी चिकित्सक कौन किस किस रोग में इनको प्रेस्क्राइब करते हैं ज़्यादातर? इनको ज़्यादातर हम लोग जिनको भी शोल्डर की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल में बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। जिनको भी शोल्डर से ओपन नहीं हो रहा है, शोल्डर फ्रोज़न शोल्डर है, वो इस आसन को करेंगे तो आपकी फ्रोज़न शोल्डर पहले तो बहुत ज़्यादा नहीं उठेंगे, लेकिन फ्रोज़न शोल्डर में भी आपको ये बहुत कारागार है। प्लस जिनको भी डिप्रेशन का है शिकायत, डिप्रेशन में जिनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा अभी ठीक नहीं चल रहा है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। मानसिक एकाग्रता के लिए भी बहुत अच्छा है। बाकी सर ने बहुत सारे पॉइंट्स तो डिस्क्राइब कर ही दिए हैं। तो उन्हीं के ठीक साथ- है, तो आपने ये बातें बताई और इसके अतिरिक्त आप जो है ऐसा कौन सा पॉइंट बताना चाहेंगी जो हम लोग के जो है लगभग 30 मिनट का ये होने जा रहा है, जो वो डिस्कशन में नहीं आया है और वो साधकों के लिए बहुत ज़रूरी है, या छोटे बच्चे जो अभ्यास कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, कोई बच्चा साइकिलिंग जल्दी नहीं सीख पा रहा है, कोई राइटिंग जल्दी नहीं सीख पा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि इससे संतुलन बनता है, ब्रेन का, सेरिबेलम का विकास हो रहा है। आप ये ना समझिए कि वृक्षासन के स्टेप्स में ही वो परफेक्ट हो रहा है, उसके फिंगर के मूवमेंट और दूसरे मूवमेंट भी इम्प्रूव करते हैं। क्योंकि सेरिबेलम का जब विकास होता है तो खाली किसी एक तरीके पे नहीं हो रहा होता है, वो पूरा हो रहा था, कंप्लीट हो रहा है। तो उसमें जो है एक तरीके से उत्प्रेरक या प्रेरणा के रूप में, इंस्पिरेशन के रूप में, क्योंकि मैं मेडिकल टर्म नहीं यूज़ कर रहा, तो उसके रूप में थोड़ा ब्रेन को सिग्नल मिलने लगते हैं और डेवलपमेंट चालू हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगी एकदम लास्ट में, और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम भी दूंगी, कि आप जब भी स्टार्टिंग में जो भी योगा अभ्यास स्टार्टिंग में इसकी प्रैक्टिस करें, वो वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। वॉल की सपोर्ट से स्टार्टिंग में करें, जिससे कि वो गिरने का या किसी भी चोट पहुंचने का उन्हें खतरा ना रहे। वो पहले वॉल का सपोर्ट लेकर करें, फिर जैसे जैसे उनका अभ्यास बढ़ता जाए वैसे वैसे वो वॉल का सपोर्ट छोड़कर अपने लेग पे बैलेंस कर सकते हैं। तो सावधानियां तो थोड़ी सी डिस्क्राइब की गई, इसीलिए कहा गया कि सारी सावधानियां नहीं बताई गई हैं, और इसलिए योगा इंस्ट्रक्टर के संरक्षण में ही, उसकी उपस्थिति में ही आप लोग सीखें, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर वर्णन और परफेक्ट तरीके से डिस्क्राइब किया है योगा ट्रेनर ने। और जो है अब मैं ये चाहूँगा कि हम लोग जो है सभी की सुख और शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। और इसी बीच में ये भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, और साथ में अगर ये वीडियो उनको ज्ञानप्रद लग रहा है, कुछ उनका लाभ हो रहा है, तो अपने मित्रों को, देखिए मोर भी वही चीज़ बोल रहा है कि यस यस। तो मोर ने भी कहा कि जी हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो कह रहा है हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, टेलीग्राम पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें। और अगर वो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है बहुतों के पास, तो वो जो है आपस में जब वो क्लास में मिलते हैं या कहीं मिलते हैं, पड़ोस में हैं, तो वो व्यक्तिगत रूप से उस पर टॉक कर सकते हैं और दिखा सकते हैं और सब्सक्राइब कराएं। तो ये हमारी प्रार्थना है। तो अब वो हम सभी की शांति के लिए और सुख शांति के लिए प्रार्थना करेंगे जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो चारों तरफ सुख और शांति हो, सब स्वस्थ रहें। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आज चर्चा एक जगह चल रही थी, तो सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो सबसे बड़ा सुख स्वस्थ काया है, स्वस्थ शरीर है। और जब स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है और मन स्वस्थ होता है तो स्वस्थ शरीर होता है। तो हमको तो मोर लोग जब बिल्कुल कोई अच्छी बात कहते हैं तो वो भी साथ में बोलने लगते कि बिल्कुल परफेक्ट कहा, वो कहते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करना है। लोग ये सोचते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, ये तो जो है बड़े बूढ़ों का काम है योग करना। तो योग बचपन से किया जाता है और उसकी साधना की जाती है,
और मन को ये बैलेंस करने की, और परफॉर्मेंस बढ़ाता है। लोग सोचते हैं कि आधा घंटा हमारा 1 घंटा ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उससे जो है मानसिक शक्तियों, शारीरिक शक्तियों का विकास होता है और परफॉर्मेंस बढ़ती है। और जब परफॉर्मेंस बढ़ती है तो दूसरे कार्यों में समय कम लगता है और थकान नहीं लगती और उत्साह बना रहता है। तो ये सारे लाभ मिलते हैं, या कुछ और भी लाभ मिलते हैं? सुबोध जी बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने सर। सर ने सारे लाभ बता ही दिए हैं आपको। तो अब आप अंत में क्या संदेश देना चाहेंगी? इसी के साथ आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर निष्काम भाव से इस योगा अभ्यास को सीखें, दूसरों तक पहुंचाएं। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे, योगा अभ्यास जो आज का सेशन अच्छा लगे, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। सुबोध यादव जी को धन्यवाद, आप सभी दर्शकों को धन्यवाद, और जो भी चैनल पर देख रहे हैं उन सभी दिव्य आत्माओं को धन्यवाद। थैंक यू ऑल। मोर ने भी सबको थैंक यू कहा। थैंक यू ऑल।